नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज हम सीटेट 2020 के लिए एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित एसएसटी की क्लास शुरू कर रहे हैं। सीटेट एग्जाम में सभी प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िएगा। एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां जो हैं वो कैसी थीं। ऑप्शन आपके सामने हैं, चौड़ी एवं सीधी, तंग एवं मैली, फिसलन वाली या तंग एवं टेढ़ी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, चौड़ी एवं सीधी। याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहरों की गलियां थीं वो चौड़ी एवं सीधी थीं, और ये जो सड़कें हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थीं और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थीं, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की लिपि जो है वो कौन सी थी। ठीक है, सिंधु घाटी की जो लिपि है वो कौन सी थी? खरोष्ठी, अज्ञात, तमिल या ब्राह्मी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, अज्ञात। जो सिंधु घाटी की लिपि है उसे अभी तक जो है पढ़ा नहीं जा सका है। ये चित्रात्मक लिपि थी और इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसलिए आपका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर जो है वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, कालीबंगन या फिर हड़प्पा। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, चनहूदड़ो। बिना दुर्ग के जो एकमात्र सिंधु नगर था वो चनहूदड़ो था, और ये जो नगर है ये सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था, और यह एक प्रमुख जो है औद्योगिक नगर था। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में खोजा गया सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभाल या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, धान्यागार। मोहनजोदड़ो में खोजा गया जो सबसे बड़ा भवन है वो है धान्यागार। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार जो है वो कहां से मिला था? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार है उसके अवशेष कहां से मिले? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या चनहूदड़ो। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार है वो जो है उसके अवशेष मिले हैं कहां से? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? पशुपति, अग्नि देवता, इंद्र देवता या नृत्य करती हुई बालिका। सही उत्तर है ऑप्शन डी, नृत्य करती हुई बालिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो महत्वपूर्ण रचना है वो है नृत्य करती हुई बालिका, और ये जो मूर्ति है ये जो है मिली है मोहनजोदड़ो से। याद रखिए कहां से मिली थी? ये मिली थी मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी? भूमध्य सागरीय सभ्यता, आर्य सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या उत्तर वैदिक सभ्यता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो मातृ देवी की पूजा होती थी। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह जो है वो कौन सा था? तो प्रमुख जो बंदरगाह जो है वो किस शहर में स्थित था? लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, लोथल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख जो बंदरगाह है वो लोथल में स्थित था, और लोथल जो है ये अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगवल नामक ग्राम के जो है नजदीक स्थित था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिंधु अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या पर्यटन। सिंधु अर्थव्यवस्था जो है वो किस पर आधारित थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृषि। सिंधु अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर आधारित थी। और आप याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं तो उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि एवं पशुपालन जो है दोनों पर आधारित थी। चूंकि ऑप्शन में यहाँ पे कृषि है तो इसलिए हम कृषि को सही कर देंगे। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम जो है वो कपास उगाया था, और इसके अतिरिक्त जो है ये गेहूं एवं जौ का और चावल का भी उत्पादन जो है वो करते थे। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजी गई टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर जो है वो नहीं था? ठीक है, गाय, भैंस, भेड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो खोजी गई टेराकोटा है उसमें कौन सा पालतू जानवर जो है उसके अवशेष नहीं मिलते हैं, उसका चित्र जो है नहीं मिलता है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, गाय। टेराकोटा पहले समझ लीजिए, जो
मिट्टी के जो ईंटें जो हैं जिनको आग में पकाकर बनाया जाता था तो उनको टेराकोटा बोला जाता था। ठीक है, तो इनसे मूर्तियों का भी निर्माण किया जाता था। तो इसमें जो है गाय जो है उसका जो है चित्र जो है वो नहीं मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जौ एवं चावल, चावल एवं दालें, सब्जियां एवं फल, या दूध एवं इसके उत्पाद। तो आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, दूध एवं इसके उत्पाद। वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो था दूध एवं इसके उत्पाद। और जो वैदिक आर्य लोग हैं इनके भोजन में दूध, घी और दही इनका जो है सर्वाधिक महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव जौ डालकर खीर पकाने तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल एवं नमक का उल्लेख नहीं किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि ऋग्वेद में जो है वो चावल एवं नमक का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था? जई, जौ, राई या गेहूं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, जौ। ठीक है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जिस अनाज का प्रयोग किया गया वो अनाज था जौ। और जौ को जो है प्राचीन समय में यव भी कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे जौ को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? तो जौ को प्राचीन समय में यव कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता में किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? तांबा, चांदी, सोना या लोहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तांबा। ठीक है, वैदिक सभ्यता में जो है सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वान इसको जो है तांबा, कांसा या लोहा भी कहते हैं, किंतु ऋग्वेद जो व्यक्ति थे या फिर ऋग्वेदिक जो सभ्यता थी वो लोहे से परिचित नहीं थी। तो याद रखेंगे वैदिक सभ्यता में सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया गया था तो आपका सही उत्तर होगा तांबा। अगला प्रश्न है कि वेद शब्द का क्या अर्थ है? बुद्धिमत्ता, ज्ञान, कुशलता या शक्ति। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ज्ञान। वेद शब्द का जो अर्थ है वो ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, या गृहस्थ ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास, या वानप्रस्थ गृहस्थ ब्रह्मचर्य संन्यास, और या फिर गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य और संन्यास। तो सही उत्तर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है और 4 जो है अवस्थाओं में विभाजित करके आश्रम व्यवस्था का प्रावधान भी किया गया है। तो हिंदू जो धर्मशास्त्र हैं उनमें मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी जाती है और प्रत्येक आश्रम के लिए जो है वो 25 वर्ष की अवधि जो है वो निर्धारित की गई थी। जैसे कि जन्म से लेके 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य, उसके बाद में 25 से लेके जो है आपका 50 तक जो है वो गृहस्थ, और उसके बाद 50 से लेके 75 तक का वानप्रस्थ, और 75 से लेके आपका 100 तक जो है वो संन्यास। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से जो है इसमें इसका जो है वर्णन किया गया है। और सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो 4 आश्रम हैं इनका चारों आश्रम जो हैं, ठीक है, इनका वर्णन कहाँ मिलता है, तो याद रखेंगे जाबालोपनिषद जो है उसमें सबसे पहले जो है ये जो है आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है वो किस पर आधारित थी? जन्म पर, व्यवसाय पर, शिक्षा पर या फिर प्रतिभा पर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है वो व्यवसाय पर आधारित थी। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है इसका उल्लेख भी किया गया है। वहां पर बताया गया है कि मेरे पिता जो है वो वृषज हैं, मेरी माता जो है वो चक्की चलाने वाली हैं और मैं जो हूं वो कवि हूं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है वो व्यवसाय पर आधारित थी। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक आर्य पशुपालक थे, यह किस कथन से पता चलता है? पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, ना कि जमीन। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े जाते थे। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऋग्वैदिक आर्य पशुपालक थे। तो ये जो तीनों कथन हैं इनसे इसके बारे में पता चलता है, तो आपका ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी वो सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि
जो आपका ऋग्वेद है उसमें गाय का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो याद रखेंगे ऋग्वेद में गाय का 176 बार जो है वो उल्लेख किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में कि ऋग्वेद में गाय का कितनी बार उल्लेख किया गया। तो आप याद रखेंगे 176 बार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है और ये जो गायत्री मंत्र है ये सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? रामायण, मुंडकोपनिषद, मत्स्य पुराण या ऋग्वेद? सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक पर जो उत्कीर्ण है सत्यमेव जयते, तो कहां से लिया गया है? तो याद रखेंगे लिया गया है मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहां था? बोध गया, लुम्बिनी, श्रावस्ती या सारनाथ? सही उत्तर है ऑप्शन बी लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था और ये जो लुम्बिनी है ये नेपाल में स्थित है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है अशोक का रुमिनदेई स्तंभ, मूर्ति, पीपल का वृक्ष या बौद्ध मत? ठीक है, गौतम बुद्ध के जन्म से क्या संबंधित है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए अशोक का रुमिनदेई स्तंभ। अशोक का जो रुमिनदेई स्तंभ है उस स्तंभदेई जो लेख है उससे पता चलता है कि अशोक जो है वो लुम्बिनी जो है में गया था, वहां पर उसने पत्थर की दीवार बनवाई थी और शिला स्तंभ जो है वो स्थापित किया था। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहां किया गया था? कश्मीर, राजगृह, वैशाली या पाटलिपुत्र? सही उत्तर है ऑप्शन बी राजगृह। प्रथम जो बौद्ध परिषद है उसका आयोजन किया गया था राजगृह में और ये जो आयोजन है ये मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में किया गया था। ठीक है, और ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका आयोजन राजगृह की किस गुफा में किया गया था? तो इसका आयोजन जो है वो राजगृह की सप्तवर्णी गुफा में किया गया था और इस बौद्ध परिषद की जो अध्यक्षता है वो महाकश्यप ने की थी। तो याद रखेंगे प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन राजगृह में किया गया था। अगला प्रश्न है कि पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क या बिंदुसार? सही उत्तर है ऑप्शन बी हर्षवर्धन। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य है त्रिपिटक, उपनिषद, आरण्यक या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए त्रिपिटक। याद रखेंगे त्रिपिटक जो है वो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ने समाज के किन दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था? स्त्रियां एवं शूद्र, वणिक एवं पुरोहित, शिष्य एवं दास या योद्धा एवं व्यापारी? सही उत्तर है ऑप्शन ए स्त्रियां एवं शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली या श्रावस्ती? सही उत्तर है ऑप्शन ए सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले किस काल में प्रचलन में थे? उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में, हड़प्पा काल में या मौर्यों के काल में? सही उत्तर है ऑप्शन बी बुद्ध के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई थी? संस्कृत, पाली, प्राकृत या चित्रलेखी? सही उत्तर है ऑप्शन बी पाली। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक, उपनिषद, वेद या जातक? सही उत्तर है ऑप्शन ए त्रिपिटक। बौद्धों का जो पवित्र ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। अगला प्रश्न है कि किस बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना सबसे बाद में की गई थी? ठीक है, किस बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना जो है वो सबसे बाद में की गई थी? वामसात, पाक्सिनी, त्रिपिटक, जातक या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है ऑप्शन ए वामसात पाक्सिनी। तो याद रखेंगे वामसात पाक्सिनी जो है इस बौद्ध ग्रंथ धर्म ग्रंथ की रचना जो है वो सबसे बाद में की गई थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसका याद रखिएगा कि सबसे बाद में जिस बौद्ध ग्रंथ की रचना की गई वो है वामसात पाक्सिनी। और फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें, और आप इस वीडियो को फेसबुक एवं व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजे स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।